निकाले। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, है ना, उसको हमने 3 हेडिंग में डिवाइड किया है। पहला था ओ बॉन्ड एच बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, और इसमें हमने पढ़ा था एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में हमने देखा था कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, है ना। और अमंग अल्कोहल हमने देखा था कि 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। उसका कारण था नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप बढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है। फिनॉल में हमने ये देखा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे आप, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उससे एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ेगा, और वही अगर आप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। ठीक है। इसी में हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी ओ क्लीवेज में ही। एक तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर। सेकंड हमने पढ़ा था एस्टरिफिकेशन। दिख रहा है, पलटते जाओ पेज। ठीक है, एस्टरिफिकेशन जहां पे हमने अल्कोहल लिया था, साथ में एसिड लिए थे और बनाया था एस्टर, RCOOR, है ना। एस्टरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वही तो पानी निकाल रहा था दोनों का मिला करके। इधर आपका अल्कोहल से H निकलेगा और एसिड से OH, मिला के बन जाएगा पानी। ठीक है, ये पहला हेडिंग था हमारा, O बॉन्ड H बॉन्ड का क्लीवेज। ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा था C बॉन्ड O बॉन्ड का क्लीवेज। ठीक है, जिसमें हमने पहला रिएक्शन पढ़ा था क्या, OH रिमूव करके हेलोजन बनेगा, वही हेलो एल्केन बनाने वाला। तो उससे अपन ने किया था HX से भी काम हो जाएगा, या फिर PCl3 या PCl5, ये भी लिखे थे दोनों रिएक्शन, है ना। और थर्ड कैटेगरी हमने देखी थी अल्कोहल एज अ होल, पूरा कंप्लीट अल्कोहल का रिएक्शन, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो गया था ना, उसका अपन ने मैकेनिज्म भी देखा था कि वाटर रिमूव करेंगे तो एल्कीन बनेगा। यहां भी मैंने कहा था कि शेड्जेफ रूल यूज होगा। देखिए ये भी एलिमिनेशन है, ये भी क्या है, एलिमिनेशन। जस्ट लाइक बीटा एलिमिनेशन जो हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था, जहां पे हमने हाइड्रोजन और हाइलोजन रिमूव किया था, तो उसका नाम था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे पानी रिमूव कर रहे हैं तो इसका नाम है डिहाइड्रेशन। रिमूवल वहां भी हो रहा था, रिमूवल यहाँ भी हो रहा है। वहां भी बीटा कार्बन, यहाँ भी बीटा कार्बन से H जाएगा, और अल्फा कार्बन से वहां पे हेलोजन जा रहा था, यहाँ पे अल्फा कार्बन से OH जाएगा। तभी तो H और OH मिलके पानी, वहां H और X मिलके हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। करेक्ट। वहां भी शेड्जेफ रूल यूज हुआ था, यहाँ भी हम शेड्जेफ रूल ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इतने रिएक्शन अपन देखे थे, राइट। इसका सेकेंड हेडिंग डाल दिए थे क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट करना है हमें। तो एक अपन को बेसिक आइडिया है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आगे क्या आएगा, एल्डिहाइड या कीटोन, और ज्यादा ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड, है ना। वो चार्ट याद रखिएगा कि जब भी हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे तो ऑक्सीडेशन पे अल्कोहल मिलते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलते हैं, और अगर आप इसी स्टेज में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए ना तो सीधा एसिड मिल जाएगा। तो अगर अपन को ये बनाना है तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसका और फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। उल्टा आने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम ये प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, या फिर ये प्रोसेस, दोनों ही ऑक्सीडेशन है ना। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड कीटोन देगा, यानी कि ये एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में भी आएगा। समझ रहे हैं क्या, ये जो रिएक्शन आज अभी पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये सेम रिएक्शन हम एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे। एम आई क्लियर। ठीक है, चलो तो हैंड डालेंगे। सेकेंड रिएक्शन इसी कैटेगरी का, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को अगर मैं डिहाइड्रोजिनेशन बोलूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो है। तो आप डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हो ना, डी जहां वर्ड लग गया मतलब कुछ ना कुछ रिमूव होने वाला है, और वो कुछ ना कुछ क्या होता है जो डी के बाद लगा होता है। जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन प्लस हैलोजन, डिहाइड्रेशन में पानी, और डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन।
तीनों जगह डी का मतलब समझ में आया ना, तो डी मतलब रिमूवल होता है, समझ रहे हैं क्या? चलिए तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन, हाइफन डाल के लिखना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स, कुछ स्टार्ट किए थे क्या? कहां तक लिखे थे फिर? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन लिख लिए थे क्या नाम उसका? लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्कोहल मॉलिक्यूल। अच्छा यहां तक हो गया था, ओके ठीक है, चलो गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी में ही लिखेगा आगे जाकर के नेक्स्ट लाइन में, 1 डिग्री अल्कोहल्स, 1 डिग्री अल्कोहल्स, 1 डिग्री अल्कोहल्स are easily oxidized, 1 degree alcohols are easily oxidized। अच्छा ये जो अपन ने प्रोसेस देखा कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, तो आपने अल्कोहल का एक प्रिपरेशन भी पढ़ा था इन्हीं दोनों से, उसमें क्या किए थे? रिडक्शन, एग्जैक्टली। 3 टाइप का रिएक्शन देखे थे उसमें, एक था डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, सेकेंड LiAlH4 या NaBH4 या फिर सोडियम इन इथेनॉल। ये 3 प्रोसेस से अपन ने सीधा एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया था, याद आ रहा है? उसमें भी याद करिए, एल्डिहाइड 1 डिग्री दे रहे थे, कीटोन 2 डिग्री दे रहे थे, याद आ रहा है? और अगर आपको 3 डिग्री बनाना था तो अपन कौन सा रिएक्शन लिए थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन ने 3 डिग्री अल्कोहल दिया था, समझ रहे हैं क्या? तो यहां भी वही होगा, जब आपने एल्डिहाइड को रेड्यूस करके 1 डिग्री अल्कोहल बनाया, तो क्या अल्कोहल रेड्यूस ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा क्या? प्राइमरी वाला नहीं। जब एल्डिहाइड ने रेड्यूस होकर के 1 डिग्री अल्कोहल बनाया, तो आज 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन नहीं बन पाएगा उससे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो कीटोन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल से बनेगा कीटोन, ठीक है? तो लिख रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल आर इजिली ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स and then to acids, and then to acids, both containing the same number of carbon atoms, both containing the same number of carbon atoms, both aldehydes and then to acids। एक स्टेप ऑक्सीडाइज करोगे तो पहले एल्डिहाइड मिलेगा, है ना? आपको और ऑक्सीडेशन करना है तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एसिड बन जाएगा। एंड देन टू acids, both containing same number of carbon atoms, both containing same number of carbon atoms as the original alcohol, as the original alcohol, as the original alcohol। तो देखो ये तब होगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, जैसे कि हमने 2 पढ़े हैं, K2Cr2O7 एंड KMNO4, ये 2 पढ़े ना अपन DNF ब्लॉक में, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आपने K2Cr2O7 की शुरुआत करी तो वो एल्डिहाइड में रुकेगा नहीं, वो सीधा एसिड में जाके रुकेगा, ठीक है? तो लिखिए इसका रिएक्शन लिखते हैं, एक जनरल रिएक्शन लिखा, फिर आप लोग एक एग्जांपल लिखना। RCH2OH, ये अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री है, CH2OH मतलब 1 डिग्री होता है, CHOH कहीं लिखा है तो ये 2 डिग्री है, और अगर COH लिखा है तो ये 3 डिग्री है, क्योंकि बाकी यहां पे क्या आएगा? कार्बन। यहां क्या आएगा? बाकी कार्बन। तो ये बन गया ना 3 डिग्री, और ये बन गया 2 डिग्री, और CH2OH लिखा है मतलब 1 डिग्री। क्लियर है? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो RCH2OH ले लेंगे, R ले रहा हूं तभी बोल रहा हूं जनरल रिएक्शन है, एग्जाम्पल नहीं है ये, ठीक है? ओके, ऑक्सीडेशन के लिए ऐसा सिंबल बना सकते हैं अपन O का, और यहां लिख देंगे K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मिलेगा आपको? RCHO, एल्डिहाइड यही होगा। देखो कार्बन उतने ही, कार्बन कम मत कर देना, R जैसा यहां था R वहीं है, एक C यहां था एक C यहां पे, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन कम हो गया है, दिख रहा है? ये गायब हो गया ना, हाइड्रोजनेशन, ठीक है? फर्दर इसका और ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर अपन करेंगे क्या, वो खुद ही कर लेगा, है ना, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है। तो क्या मिलेगा? RCOOH। देखो इसमें भी उतने ही कार्बन है जितने की एल्डिहाइड में है, जितने की अल्कोहल में। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका हो गया अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड से एसिड। क्लियर है? एक एग्जांपल लिख लो तो चलो इसकी जगह इथेनॉल ले लो। इथेनॉल, इथेनॉल क्या हो जाएगा? आर की जगह क्या लगाओगे इथेनॉल बनाने के लिए? CH3। चलो जल्दी बनाओ, इथेनॉल ले लो,
दोनों एल्डिहाइड और एसिड बना दो। हो गया। तो क्या क्या बना, इथेनल और इथेनॉइक एसिड बन रहा है। दो ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा और दो ही कार्बन का एसिड बनाओगे, तो दो कार्बन के अल्कोहल को इथेनॉल बोल रहे हो, तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलोगे, इथेनल, और दो कार्बन के एसिड को इथेनॉइक एसिड। तब इथेन 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 रहेगा। बस वो ये आपका ई हटा के ऑल, ई हटा के अल, ई हटा के ओइक एसिड, ये उनके सफिक्स होते हैं। अल्कोहल के लिए ऑल, है ना, एसिड के लिए ओइक एसिड, और एल्डिहाइड के लिए अल। ठीक है, क्लियर है नाम। ठीक है, पर ये तो हो गया कि एसिड तक पहुंच गया ना ये। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन स्टेज में रोकना है इसको, है ना, तो क्या करेंगे, कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब नीचे लिखेगा एक पॉइंट, द ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड, द ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर आपको एल्डिहाइड में रोकना है तो आप K2Cr2O7 नहीं लेंगे, आप ये वाला लेंगे एजेंट जो अपन लिख रहे हैं अभी। द ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट द एल्डिहाइड स्टेज, at the aldehyde stage if 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 ऐसा लिखेगा ये Cr6, इसका क्या मतलब हुआ, Cr मतलब क्रोमियम, और 6 क्या है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, Cr6 reagents, Cr6 reagents such as कुछ के नाम लिखना, such as Collins reagent, COLLIN apostrophe S, Collins reagent, ब्रैकेट में उसका नाम भी लिखना फॉर्मूले के साथ। ये तो किसी के नाम पे पड़ गया ना, बट इसका केमिकल नेम भी तो कुछ होगा जिससे पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो कॉलिन्स रिएजेंट ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला और नाम लिखेंगे, CrO3.2C5H5N। ये कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, C5H5N? हाँ, पायरिडीन, पायरिडीन, पिरिडीन नहीं, पायरिडीन, है ना। इसका नाम लिखेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पायरिडीन कॉम्प्लेक्स। तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है, देखो ये आपका वो हो जाएगा लाइगेंड, पायरिडीन भी एक तरह का लाइगेंड है ना, पीवाई बोलते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म, जैसे ऑक्स के लिए ऑक्सिलेट के लिए ओएक्स था ना, वैसे ही पायरिडीन के लिए क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, पीवाई। जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन का ईएन था, याद आ रहा है। फिर एक अपन ने ईडीपीए भी पढ़ा था जो हेक्साडेंटेट था, है ना। वैसे ही पीवाई इज ऑल्सो अ लाइगेंड, जिसमें आपका वो बेंजीन रिंग का एक कार्बन गायब रहता है और उसकी जगह एन आ जाता है, तभी तो C5H5 हो गया ना। और ये एन के पास है लोन पेयर, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए क्या लिखे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पायरिडीन कॉम्प्लेक्स, ये तो एक रिएजेंट हुआ कॉलिंस। एक और सेकंड लिखना, कोरेज, COREY एपिस्ट्रोफी S, कोरेज रिएजेंट, दोनों ही क्रोमियम 6 रिएजेंट्स हैं, है ना। इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट में, पहले फॉर्मूला फिर नाम लिखते हैं, CrO3.C5H5N.HCl, जिसका नाम है पायरिडीनियम, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट शॉर्ट फॉर्म में इसको हम PCC बोलते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये दोनों ही क्रोमियम 6 के रिएजेंट है, PCC। ठीक है, एंड थर्ड लिखेंगे, थर्ड, तीनों में से कोई भी रिएजेंट आपको एल्डिहाइड स्टेज पे रोक देगा। थर्ड, PDC, PDC ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट।
डाइक्रोमेट है इसलिए डाइक्रोमेट आयन आया है। Cr2O7 2 नेगेटिव वही था ना डाइक्रोमेट आयन। तो ये तीनों के हेल्प से आप एल्डिहाइड स्टेट पे रोक सकते हो। ठीक है, पीडीसी, पीसीसी, पीसीसी का एक और नाम कोरेज और एक आपका कॉलिन्स। ठीक है, लिखिए सबके नाम नीचे लिख रहा हूं। ऑल द अबव रिएजेंट्स, all the above reagents are to be taken in anhydrous medium. All the above agents are to be taken in anhydrous medium, that is CH2Cl2। सबका सॉल्यूशन इसमें बनाएंगे, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 in CH2Cl2। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लेना नीचे। अगेन यही RCH2OH ले लो, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री वाला, पर अब इसके एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, पीसीसी या पीडीसी इन CH2Cl2। तो क्या मिलेगा, RCHO। बस आगे मत बनाना रिएक्शन। ठीक है, वो K2Cr2O7 था इसलिए हम एसिड तक चले गए थे, बट अब तो हम पढ़ रहे हैं ना कि हमें कीटोन एल्डिहाइड तक रोकना है अगर उसको, तो हम ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात हो गई 1 डिग्री की। नेक्स्ट इसी में नीचे लिख देंगे 2 डिग्री के साथ क्या होगा, क्योंकि अभी अपन को कीटोन नहीं मिल पा रहा है ना इससे, है ना। जब एल्डिहाइड ने 1 डिग्री दिया है तो 1 डिग्री एल्डिहाइड ही देगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं। तो अगर आपको कीटोन चाहिए तो आपको 2 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि कीटोन ने ही 2 डिग्री बनाया था, तो 2 डिग्री ही वापस कीटोन को बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू, 2 डिग्री अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू, 2 degree alcohols are easily oxidized to ketones, ketones with the same number of carbon atoms, with the same number of carbon atoms, with the same number of carbon atoms. However, however, ketones resist further oxidation. However, ketones resist further oxidation. Ketones resist further oxidation. Ketones resist further oxidation, but under drastic conditions, but under drastic condition, but under drastic condition, are oxidized to carboxylic acids, but under drastic condition are oxidized to carboxylic acids with lesser number of carbon atoms, with lesser number of carbon atoms, with lesser number of carbon atoms than the original alcohol, than the original alcohol, than the original alcohol. Lesser number of carbon atoms than the original alcohol. देखो कीटोन्स एल्डिहाइड से लेस इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे आसानी से विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको उनके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस ड्रास्टिक कंडीशन, जो अपन ने लिखा है अभी। यानी कि आप सोचेंगे कि पीसीसी पीडीसी से अगर अपन कीटोन को आगे बढ़ाएं एसिड से, तो नहीं होगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 लेना पड़ेगा, दैट टू अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, तब कीटोन से एसिड बनेगा। ठीक है, और वो एसिड भी जो बनेगा वो नंबर ऑफ कार्बन उसमें कम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या ले रहे हैं अपन, 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, राइट। तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए ये एग्जांपल ठीक है, देखो ये है 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्योंकि जो अल्कोहल लगा है वो आइसो
वाले कार्बन पे लगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फिर प्रोपेन टू ऑल। आईयूपीएसी क्या होगा इसका? प्रोपेन टू ऑल। ये आपका स्टेट चेन हो गया, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप, और सेकंड नंबर पे ऑल है तो प्रोपेन टू ऑल, इसका आईयूपीएसी करेक्ट। अब इसी का कराना है अपन को ऑक्सीडेशन, है ना। वही K2Cr2O7 ले लेते हैं, तो पहले क्या बनेगा? कीटोन, है ना। तो यहीं पे क्या होगा? इसी से रिमूव होगा हाइड्रोजन। वहां भी तो ये किए थे क्या, हाइड्रोजन रिमूव किए थे। तो ये रहा एक एच, ये रहा दूसरा एच, निकल गया। दिख रहा है आप लोगों को प्रोपेनॉन? कितने लोगों को दिख रहा है प्रोपेनॉन? बस 3-4 लोग। कोई प्रोपेनॉन नहीं दिख रहा है? अगर ये H2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? प्रोपेनॉन ही तो बचेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां तक ठीक है। अब फिर से अपन K2Cr2O7 तो लिए ही है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। अब ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, इतना अलग एसिड बनेगा और इतना अलग एसिड बनेगा, यानी कि एक बनेगा एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला, ऊपर वाला देखो ना 2 कार्बन है, तो वो इथेनॉइक एसिड बनेगा, और नीचे वाला क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। एक वाला मिथेनॉइक एसिड, मतलब 2 एसिड बनेंगे ऐसा समझिए। पर दोनों एसिड में नंबर ऑफ कार्बन तो कम हो गए ना। ओरिजिनल अल्कोहल में कितने कार्बन है? 3। हमारे एसिड में कितने कार्बन है? 2 और 1। तो भले 2 एसिड बने हैं पर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आर लेसर देन द ओरिजिनल अल्कोहल। यही हमने लास्ट लाइन लिखी, समझिए क्या? लिख लो एग्जाम्पल। एसिड के बाद और अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो CO2H2 बन जाएगा फाइनल, है ना। CO2 एंड H2O फाइनल प्रोडक्ट। इसके बाद मुझे पेंटेनॉल, पेंटेन टू ऑल का रिएक्शन करके दिखाना। पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, दोनों चाहिए ना। मतलब कीटोन क्या बनेगा ये भी बताना, और कौन कौन से एसिड बनेंगे ये भी बताएंगे। पेंटेन टू ऑल बन जाएगा, पेंटेन टू ऑल। पेंटेन मतलब 5 कार्बन हो गए, उसमें सेकंड नंबर पे लगाएंगे ना अपन। 2 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 1 डिग्री की बात कर रहे होते तो हमारा OH लास्ट में लगता, पेंटेनॉल बोलते फिर उसको। पूरे एज भरना, नहीं तो ऐसी आदत पड़ जाएगी एग्जाम में भी ऐसे लिख के आएगा सी बस। पेंटेन टू ऑल, है ना। ये भी एक 2 डिग्री अल्कोहल है, तो जाहिर सी बात है ये भी कीटोन देगा। देखो उसी जगह पर अपन को H निकालना है जहां पे OH लगा हुआ है। आप इसको इसको एग्जांपल लेके चलोगे ना, तो यही तो करना है। यहाँ पे बस 2 कार्बन तो और बढ़े बस, और क्या हुआ है? हो गया ना, यही तो है पेंटेन टू ऑल। देखो 1 2 सेकंड नंबर पे OH ग्रुप, तो यही तो आपका पेंटेन टू ऑल बन गया। क्लियर है? बस उसी को हटा के O लगा दो तो क्या बनेगा? नाम कीटोन का। फोर क्यों भाई? 2 होगा ना, जब मैं 4 सुना ये हो गया। अच्छा पेन टू ओन बोला होगा तो मैं पेन 4 ओन सुना, यही होगा ना। यहीं से तो ओ हट, एच हट जाएगा, इसके पास भी जो एच है वो भी हट जाएगा, और यहीं पे डबल बॉन्ड लगेगी, तो क्या बनेगा? पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन। अब यहीं से तोड़ोगे तो ये 2 कार्बन वाला क्या बनाएगा? इथेनॉइक एसिड, और वो 3 कार्बन वाला क्या बनाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। अरे एक 3 कार्बन का एसिड प्रोपेनोइक एसिड कहलाएगा, और 2 कार्बन का एसिड को इथेनॉइक एसिड बोलोगे, प्रोप, इथ प्रोप। ठीक है, बना लो लास्ट स्टेप। 2 एसिड बनाना, इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, फॉर्मूला बना लो।
CH3COOH and CH3CH2COOH, इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनॉइक एसिड। मिला के 5 कार्बन होने चाहिए, तो 3 2 5 हो गए। कोई डाउट किसी को? हाँ, उसका रूल है, अपन ना कीटोन में पढ़ेंगे, उसको पॉपऑफ्स रूल बोलते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे उसको कीटोन का, जब अपन चैप्टर में आएंगे ना तब अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हो गया यहाँ तक? चलो देखो नेक्स्ट, 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल्स लिखेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल्स, 3 डिग्री अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। 3 डिग्री अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। 3 डिग्री अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन न्यूट्रल और एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 भी तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे K2Cr2O7 है, वैसे KMnO4 भी है। तो इन न्यूट्रल और एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन but are readily oxidized, but are readily oxidized, but are readily oxidized in acidic solution of KMnO4 और K2Cr2O7। एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, KMnO4 तो अपन तीनों मीडियम में पढ़े, आपको याद है। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बट KMnO4 का अपन ने तीनों चीजें पढ़ा है, एल्कलाइन मीडियम में भी पढ़े हैं, न्यूट्रल मीडियम में भी पढ़े हैं और एसिडिक मीडियम में भी पढ़े हैं। ठीक है, बट एसिडिक मीडियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है दोनों का। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 giving a mixture of giving a mixture of ketone, giving a mixture of ketone and an acid, giving a mixture of ketone and an acid। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, 3 डिग्री आपके जो अल्कोहल होते हैं ना, ये एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं, और जब एलिमिनेशन होता है तो क्या बनता है, एल्कीन। मतलब H और OH निकलेगा ना, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। फिर ये एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन से हमको कीटोन और एसिड मिलेगा, जो अपन लिखा है ना कि विल गिव अ मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एन एसिड। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसका आप लोग ट्राई करो, पहले उसका एल्कीन बना के दिखाओ मुझे, है ना। देखिए अपन ने डिहाइड्रेशन तो पढ़ा है, तो उसका एल्कीन बना के दिखाना मुझे पहले। हाँ, तो ये है आपका टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। 3 डिग्री की बात कर रहे हैं अपन, है ना। टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे इसको, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल को? टर्ट बोल रहे हैं क्योंकि 3 डिग्री है, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन होंगे, बट वो 4 कार्बन स्ट्रेट में नहीं होंगे, वो 4 कार्बन, है ना, टर्शरी टाइप के होंगे। ये हो गया आपका टर्ट ब्यूटिल। क्लियर है? हाँ, इसी में लगा होगा OH। ठीक है, चलिए इसका बनाओ तो क्या एल्कीन बनेगा, एल्कीन बना दो बस। एल्कीन कौन सा बनाओगे, OH तो इसी कार्बन से हटाओगे, और H कहां से लोगे, 3 बीटा हाइड्रोजन है, कहीं से भी ले सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन तीनों एक जैसे, ये और ये और ये तीनों एक जैसे तो दिख रहे हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, सब तो एक जैसे ही है। तो क्या बनेगा एल्कीन, बताओ जल्दी से, IUPAC नेम बता दो। चलो, एल्कीन का IUPAC नेम चाहिए मेरे को, सक्सेना जी से, जो एल्कीन बनेगा उसका IUPAC नेम। हर्षित, सिंपल है, जिस कार्बन पे OH है वहां से OH निकालो, 3 कार्बन है आजू बाजू में, कहीं से भी H निकाल लो, और जहां से H निकालोगे उसी कार्बन का डबल बॉन्ड बनाओगे, क्योंकि उसके साथ नाइंसाफी किया आपने, उसी से H उधार लिया है, तो डबल बॉन्ड उसी से बनाओगे ना। जो उधारी बनाएगा, जो उधारी देगा उसी से दोस्ती करोगे ना, क्या कि जो उधारी नहीं दे रहा उससे दोस्ती करोगे, तो जिससे उधार ले रहे हो H, उसी से दोस्ती करना भाई, उसी से बॉन्डिंग होगी। बनाए, चल क्या बन रहा है हर्षित, IUPAC नेम बता, इतना तो IUPAC नेम आना चाहिए, बहुत सिंपल सा है वो कंपाउंड।
टू मिथिल प्रोपीन, देखो टू मिथिल प्रोपीन, ये रहा टू मिथिल प्रोपीन, सबका बना ऐसा, कहां से लिया एच, इधर से, है ना, इधर से तो OH ले चुके हो पहले ही। अरे इसको ऐसे घुमा दिया हो ना, कंफ्यूज मत हो ना कि सर यहाँ ऐसा बना, यहाँ से बना, यहाँ का OH यहाँ पे सी कहां से आ गया, ये तो नहीं सोच रहे ना, ये सोच रहे, तो यहां से OH निकाल लिया हो और यहां से H निकाल लिया लेट से, अब इसको ऐसे घुमा दिया, तो यही है, तो ऐसे घुमाए तो ये वाला H क्या डबल बॉन्ड बनी ना, क्लियर है, ठीक है, बाकी H भरते जाओ यहाँ पे, करेक्ट, सही है। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन से आपको मिलेगा एक कीटोन और एक एसिड, अब बताओ कौन सा कीटोन मिलेगा, जहां डबल बॉन्ड है वहीं से तोड़ोगे, यहां से तोड़ दे, तो दोनों जगह एक एक ओ दे देना, इधर दो ओ दे देना, उधर एक ओ दे देना, तो कीटोन और इधर एसिड बनेगा, तो क्या क्या एसिड बनेगा, मतलब क्या कीटोन, कीटोन कौन सा बनेगा, वही प्रोपेनॉन, और एसिड क्या बनेगा HCOOH, जो अल्टीमेटली CO2 और H2 बन जाएंगे, क्या बन जाएगा CO2 एंड H2, फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो, ठीक है, वरना हमने लिखा ना कि एक कीटोन मिलेगा और एक एसिड मिलेगा, विल गेट अ मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड, क्लियर हुआ क्या, डन। अब अगर इसका क्वेश्चन उल्टा दूं मैं, सुनना क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन उल्टा देता हूं मैं, कि कीटोन और एसिड कौन सा मिल रहा है ये बताता हूं, मुझे बताना कि अल्कोहल कौन सा लिया है हमने, उल्टा करेंगे ना, आप सोचो, इसको ही अपन क्या करेंगे, इससे ये कैसे लेके आएंगे, देखो ये हटा देना, ओ डबल बॉन्ड, ओ आपने ओ जोड़ा ना यहाँ पे, इसको तोड़ के तो आपने इधर इधर ओ दिया, तो अब इसको ओ हटा दो, उसके भी ओ हटा दो और दोनों को जोड़ दो, तो ये मिलेगा, और ये जो डबल बॉन्ड लाई है अपन ने, पूरा रिवर्स प्रोसेस करना है, ये जो डबल बॉन्ड लाई है ये वापस से हट जाएगी, उस कार्बन पे OH आ जाएगा और बगल वाले में हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल बना रहे हो ना, तो OH तो यही लगाओगे, यहाँ थोड़ा लगाओगे OH, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H वापस दे देना, मतलब जैसा आपने लिया है ना वैसा वापस दे दो, जैसा इससे यहां लेकर के ऑक्सीजन लेकर के आपने बनाया है एसिड और कीटोन, वापस ऑक्सीजन देके वापस रिवर्स प्रोसेस करना है, ठीक है, पर अब मैं एसिड और कीटोन दूसरे दे रहा हूं, अब आपको पीछे आकर के मुझे अल्कोहल का नाम बताना है, समझे क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन ना अपन ने 11th में ओजोनोलिसिस के लिए भी किया है, ये काइंड ऑफ ओजोनोलिसिस जैसा ही प्रोसेस है, जहां पे आप पहले O3 ऐड करते थे, उससे आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता था, या दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन या मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है, और उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते थे कि अगर आपको एक एल्डिहाइड ये मिला है और ये कीटोन मिला है तो बताओ कौन सा एल्कीन था, एक्चुअली अपन ने यहां तो वही किया ना, आप वहां पे पढ़ते थे एल्कीन का ऑक्सीडेशन वाया ओजोनोलिसिस, तब आपको मिलता था कीटोन या एल्डिहाइड, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, आप सोचिए अगर एल्कीन स्ट्रेट चेन होता, ऐसा वाला एल्कीन होता, तो आपको क्या मिलता है, यहां बॉन्ड तोड़ते तो दोनों एल्डिहाइड मिलते, कीटोन थोड़ा मिलता है यहां से, सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, कीटोन तो इसलिए मिला क्योंकि यहां पे भी एक सी था तो ये कीटोन बन गया, तो ब्रांच जहां पे आएगी तभी तो कीटोन बनेगा ना, अदरवाइज दोनों ही क्या बनाएंगे एल्डिहाइड्स, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाएंगे, समझ रहे हैं क्या, ठीक है, तो चलो लिखो, नाम लिखो पहले कहीं पे रफ में, मैं कीटोन और एसिड का नाम बता रहा हूं ना आपको, पीछे जाकर के मुझे अल्कोहल बताना है, ठीक है, तो कीटोन है आपका एसीटोन, एसीटोन मतलब वही प्रोपेनॉन, एसीटोन इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन आ गया पिक्चर माइंड में, और दूसरा है एसिटिक एसिड, प्रोपेनॉन एंड एसिटिक एसिड, मतलब इधर 3 कार्बन का कीटोन है, उधर 2 कार्बन का एसिड है, मिलाएंगे तो 5 कार्बन का एल्कीन बनेगा और 5 कार्बन का अल्कोहल, इतना तो मैंने हिंट आपको दे दिया है, बस आपको समझना है कि वो 5 कार्बन कैसे अरेंज करेंगे, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ एल्कीन एंड अल्कोहल, IUPAC नेम चाहिए मुझे एल्कीन और अल्कोहल का, ये है हमारे एसिड और कीटोन, है ना, जिनको अगर डाउट है तो बस इसी को पीछे लेके चलो, तो पहले एल्कीन बना दो, फिर और पीछे लेके जाओ तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, करो जल्दी से, याद रखना टर्शियरी अल्कोहल बनाना है,
लास्ट में अल्कोहल कैसा आना चाहिए, टर्शरी। आया? और कोई? आगे? आईयूपीएसी ने? क्या है आईयूपीएसी नेम? ठीक है। देखो, आपको मैंने पहले ही एक हिंट दिया ना कि 5 कार्बन का अल्कोहल है और वो अल्कोहल टर्शरी है, तो एक ही बनेगा वो। 5 कार्बन को आप स्ट्रेट तो नहीं लगा सकते। स्ट्रेट लगा दोगे तो अल्कोहल कहीं पे भी लगाओ 1 डिग्री या 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बना पाओगे। सुन रहे हैं क्या? इसमें 3 डिग्री अल्कोहल बना पाओगे क्या? हाँ, स्ट्रेट चेन में अगर मैंने 5 कार्बन को लगा दिया तो क्या आप 3 डिग्री अल्कोहल बना पाओगे कहीं से भी? यहाँ पे कहीं पे भी लगा लो आपको 2 डिग्री मिलने वाला है, और यहाँ लगाओगे तो 1 डिग्री मिलेगा। मैंने तो आपको बताया कि 3 डिग्री बनाना है, तो डेफिनेटली तो 5वां कार्बन कहीं ना कहीं ब्रांच में ही आएगा। तो 5वां कार्बन हटा दो पहले, तो हटा दिए। जिस कार्बन पे वो 5वां कार्बन लगाओगे उसी कार्बन पे OH लगा देना, क्योंकि वही 3 डिग्री बनेगा। समझे क्या? इधर C लगा दिया और इधर OH लगा दो, कहां से बनेगा 3 डिग्री? अरे तो समझ रहा कि 3 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? 3 डिग्री कार्बन वो होता है जिसके साथ और 3 कार्बन लगे हुए हैं, बनेगा। अरे हाँ, है ना? किसी ने अगर इन दोनों को यहां शिफ्ट कर दिया होगा तो गलत नहीं है, वो भी वही है। घुमा दो, यही तो है। 2 मिथिल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथिल ब्यूटेन टू ऑल, समझ गए क्या? पक्का? अरे 5 कार्बन का टर्शियरी अल्कोहल यही बन सकता है, और आप बना ही नहीं सकते। मतलब 5 कार्बन को आप कैसे भी अरेंज कर लो, अगर आप ऐसे तो लगा नहीं सकते, फिर OH कहां लगाओगे? OH का यहां लगा दिए तो 1 डिग्री बन गया। मैंने तो 3 डिग्री बोला ना आपको। मतलब OH उस कार्बन पे आएगा जो 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो यही पॉसिबल है। और आप कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना ही नहीं सकते पेंटेन के, मतलब 5 कार्बन के साथ। तो आपका अल्कोहल यही रहा। ठीक है, अब बताओ एल्कीन कौन सा बनाए हो? देखो, OH तो यहीं से निकलेगा। अब H कहां से लियो, किसको दोस्त बनाए हो, इस वाले को कि इस वाले को? जो दोस्त ज्यादा अमीर है उससे दोस्ती करेंगे। अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना? इसको अन्यथा मत लेना, ठीक है? अभी जस्ट समझाने के पर्पज से। हाँ, तो इसके साथ दोस्ती करोगे तो देखो इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए इससे दोस्ती करेंगे। वही सेटजेट रूल। क्या है ये? सेटजेट रूल। देखिए, अगर आप यहाँ पे बॉन्डिंग करोगे ना तो आपको मिलेगा एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। कितना सब्स्टिट्यूशन इसके पास? 1, 2, 3। यही बनेगा एल्कीन। तो बॉन्ड क्या, मतलब आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये एल्कीन बनना चाहिए। और ये अगर एल्कीन बनेगा तो यहीं से तोड़ोगे इसको, और ये बन गया आपका कीटोन, और ये बन गया आपका एसिड। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट रिएक्शन लिखते हैं हाइड्रोजनेशन में ही, डिहाइड्रोजनेशन में, सॉरी। हाँ, लिखेंगे। नोट करके लिखना, इसी में ही ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है ना ये, कुछ नया रिएक्शन नहीं है, नोट करके लिखे ना। डिफरेंट क्लासेस ऑफ अल्कोहल, different classes of alcohol give different products. Different classes of alcohol give different products when their vapors are passed over
different classes मतलब 1 degree 2 degree 3 degree, different classes of alcohols give different product. अभी भी तो दे रहे हैं ना, 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड दिया, 2 डिग्री वाला कीटोन एसिड दे रहा है, ठीक है। तो गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स when their vapors are passed over, when their vapors are passed over heated copper at 573 Kelvin, at 573 Kelvin मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? 300 डिग्री सेल्सियस है ना। अरे 273 माइनस ऐड कर दो ना तो अब तो आएगा 573, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे? एट 573 केल्विन। ओके, तो लिखेंगे नीचे 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल undergo dehydrogenation, undergo dehydrogenation to give aldehyde, to give aldehyde। अब देखो ये एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो गया, उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है जितना आपका अपना K2Cr2O7 और KMnO4 थे, तो सिर्फ एल्डिहाइड ही मिलेगा, एसिड तक नहीं पहुंचेंगे अपन। और 2 डिग्री लोगे तो कीटोन पे स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन, है ना। तो क्या लिखे? 1 डिग्री अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन टू गिव एल्डिहाइड। एग्जांपल लिख लो, इथेनॉल ले लो, इथेनॉल CH3 CH2OH, और एरो के ऊपर अपना कंडीशन लिख देना, कॉपर 573 केल्विन। क्या मिलेगा? CH3 CHO, 2 कार्बन का मिलना चाहिए, कम मत कर देना कार्बन। एल्कोहल आपने 2 कार्बन का लिया ना, तो एल्डिहाइड भी आपको 2 कार्बन का ही मिलेगा। प्लस क्या रिमूव हो गया? हाइड्रोजनेशन लिखे तो हो, डिहाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन हटाओगे ना, ठीक है। नीचे नहीं, नेक्स्ट लाइन में 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल also undergo dehydrogenation, also undergo dehydrogenation to give ketones, to give ketones, to give ketones। तो उसका रिएक्शन लिखो, वही प्रोपेन टू ऑल ले लो, प्रोपेन टू ऑल बना पाएंगे, प्रोपेन टू ऑल ले लो, एरो में सेम चीज रहेगी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका IUPAC नेम बता देना मुझे बस। प्रोपेन टू ऑल, उसको ऐसे नहीं, ऐसे OH लिखो उसको, है ना। अगर आपने ऐसा लिख दिया है उसको, तो ये HO नहीं लिखेंगे, बॉन्डिंग तो कार्बन की O के साथ हो रही है ना, H के साथ थोड़ी ना कर रहा है कार्बन बॉन्डिंग। CHOH आना चाहिए, तभी तो 2 डिग्री बोलोगे ना। तो ये आपका हो गया प्रोपेन टू ऑल, करेक्ट। एरो के ऊपर सेम चीज आएगी, कॉपर, हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, और कीटोन बना देना। क्या बनेगा? 3 कार्बन का कीटोन, प्रोपेनॉन। क्या बनेगा? प्रोपेनॉन प्लस हाइड्रोजन रिमूव, ठीक है। तो इन दोनों का तो डिहाइड्रोजनेशन हो गया। अभी आपने देखा ना 3 डिग्री अल्कोहल में हमने क्या बात की थी कि 3 डिग्री अल्कोहल ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करेगा, वो भी उसमें आपको एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 लेना पड़ेगा। अब यहाँ तो आप कॉपर बस ले रहे हो, तो वहां पे तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, एल्कीन आके रुक जाएगा। वहां भी तो एल्कीन आ रहा था ना अभी, अरे एल्कीन आया था, फिर उसको ऑक्सीडाइज करके आपने कीटोन और एसिड बनाया था, पर वो तभी बना था क्योंकि एजेंट स्ट्रॉन्ग था। अब तो आप हीटेड कॉपर ले रहे हो, बस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं ले रहे हो, तो आप बस एल्कीन में आके रुक जाएंगे, ठीक है। तो बना लो थर्ड, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अभी तक दोनों में हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन लिख रहे थे ना, यहां क्या लिखेंगे? डिहाइड्रेशन बस। 3 डिग्री अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, और इससे बनेगा क्या? एल्कीन। अभी पूरा कहानी सुना है उसके बाद कीटोन। क्या बनेगा? टू फॉर्म एल्कीन, ठीक है। अंडरगोज डिहाइड्रेशन लिखना, डिहाइड्रोजनेशन नहीं लिखना। ऊपर दोनों डिहाइड्रोजनेशन था, अब डिहाइड्रेशन है। और आप अगर देखोगे पिछले रिएक्शन में तो 3 डिग्री का हमने पहले डिहाइड्रेशन ही किया है, एल्कीन आया था ना, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग था तो कीटोन एसिड बन गए। अगर वहां भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेते तो कीटोन एसिड नहीं बनते, एल्कीन में ही हमारा रिएक्शन रुक जाता 3 डिग्री के केस में, ठीक है। हाँ,
बना लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लो, वही 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, है ना, यही तो है टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, समझ गए क्या? 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल का कॉमन नेम क्या है? टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। हाँ चलो बना लो, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल या टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, ये रहा, ठीक है। और इसका सेम कंडीशन तो सेम है, कॉपर 573, पर बनेगा क्या? एल्कीन, 2 मिथिल प्रोपीन, अभी तो बनाए थे ये तो, 2 मिथिल प्रोपीन, ठीक है। डन। तो अल्कोहल के ये सारे रिएक्शन हो गए हैं, कुछ फिनॉल के रिएक्शन बचे हैं, तो अगला हिंट डालेंगे फिनॉल के रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक, ये तो अपन ने क्लोरोबेंजीन में भी पढ़ा है ना, वही हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन, 5 रिएक्शन है। ये 5 रिएक्शन तो हर चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, सुन रहे हैं क्या? और इसका, इस कैटेगरी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वही बेंजीन का रिएक्शन है ये, तो ये अपन क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, आपने बेंजीन में पढ़ा था, वही आपने फिर पढ़ा था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो वो बेटा डायरेक्टिंग। एग्जांपल समझिएगा वापस से, मैंने अभी जो बोला उसको समझा रहा हूं ना, फिर से ध्यान देना, ये 11th का बेसिक है ना, ये 12th में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये बेंजीन है, अगर आप इसमें क्लोरीनेशन यानी कि हेलोजिनेशन, मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं, ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन सब कर सकते हैं, या फिर नाइट्रेशन, या फिर सल्फोनेशन, या फिर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, या फिर फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन, ये 5 चीज करना है अपन को। तो अगर आप बेंजीन के साथ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन तो पूरा खाली पड़ा है, ये क्लोरीन कहीं भी अटैच हो जाएगा, ये हो गया क्लोरीनेशन, ये हो गया आपका नाइट्रेशन, ये हो गया आपका सल्फोनेशन SO3H, ये हो गया आपका फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और ये हो गया आपका फ्रिडल क्राफ्ट CO से जुड़ेगा CH, एसीटोन है, ये कीटोन है, मतलब एसीटोन नहीं है तो कीटोन है, ठीक है। तो ये तो बेंजीन के रिएक्शन होगा, सिंपल बेंजीन। अब यहां पे कुछ लगता है ना, पहले से लगा होता है, तो उसके कारण इनकी पोजीशंस चेंज हो जाती है, इसी को कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कि अगर पहले से कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है EDG, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, अभी अपन जो पढ़ने वाले OH वो भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या अगर मिथिल भी लगा होगा तो भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, टोलुइन। इनका अगर आप ये पांचों रिएक्शन कराओगे तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स को ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही डायरेक्ट करेंगे, समझ रहे? वो मेटा पोजिशंस पे नहीं जाएंगे। और वही अगर इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रो, इसके बाद अपन पढ़ने वाले एल्डिहाइड कीटोन, वो दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये चेन है ना, रिंग है ना ये, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, उसके कारण इन्हीं जगहों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है पता है, इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल को तो नेगेटिव पसंद है, तो इसलिए वहीं गया, पर इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव से नफरत है, तो वहां नहीं जाएगा, तो अब कहां बचा उसके पास? मतलब मेटा में कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिल रहा है उसको, ऑर्थोपैरा में डिसएडवांटेज है, इसलिए वो वहां नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं क्या? मेटा में कोई एडवांटेज नहीं है उसको जाने का, बट ऑर्थोपैरा में डिसएडवांटेज है, इसलिए वो वहां नहीं जा रहा है, तो इसलिए वो कहां चला गया? मेटा में चला गया, समझे क्या? क्लियर है? मतलब ये समझो कि इन जगहों पे जा रहा है, उसके कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे, तब भी वो जा रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी 3 जगह तो बेइज्जती हो रही है उसकी, तो वहां जाएगा क्या वो? उसको भगा देंगे ना, यहां तक पहुंचेगा, रिपेल हो जाएगा ना भाई, लाइक
रिपेल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो अभी तक अपन जो हेलो एरीन चैप्टर में पढ़े थे उसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा रहे थे, तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था। और अब हम लगाने वाले हैं OH, ये भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, फिनॉल। तो फिनॉल के पांचों रिएक्शन में अपन को यही करना है, सब क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिलेशन, पांचों चीज कहां पर होगी? ऑर्थो और पैरा पे, जिसमें भी पैरा वाला स्टेबल होता है, हाँ मेजर होता है, क्योंकि ऑर्थो वाला तो पास में है, तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस होगा जिसके कारण अनस्टेबिलिटी आती है। यानी कि कहने का मतलब, अगर आपने फिनॉल लिया और आपने फिनॉल का हेलोजिनेशन करवा दिया तो नो डाउट हेलोजन लगेगा, एक बार यहां लगेगा और एक जगह आपका यहां लगेगा, बट यहां पे थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहां दूर दूर है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये वाला माइनर होता है। क्लियर है? ये 11th का टॉपिक है, ये सारी चीजें मैं क्लोरोबेंजीन के समय भी रिपीट किया हूं, ठीक है, ये फिर से रिपीट हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है ये भी आप लोग को पता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाया अपन, है ना। और वो पांचों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ या यहाँ नेगेटिव चार्ज था, और इलेक्ट्रोफाइल को तो नेगेटिव पसंद है। नेगेटिव चार्ज मतलब एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज के पास अटैक करेगा। समझ आएगा? ठीक है, चलो लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल्स। हिंट डाल लिए? हाँ लिखेंगे इसमें, इन फिनॉल, इन फिनॉल, इन फिनॉल the OH group attached, in phenol the OH group attached, the OH group attached will increase the electron density, will increase the electron density, will increase the electron density more at ortho and para positions, more at ortho and para positions. Therefore OH group is a ortho para directing group. Therefore OH group is a ortho para डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, चलो इसमें ABCDE करके 5 रिएक्शन लिखेंगे, है ना। इसी कैटेगरी के ये 5 रिएक्शंस हैं, तो ABCDE करके लिखना। चलो पहला ए लिख लो, हैलोजिनेशन, 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 इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे। फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विथ, हैलोजिनेशन में फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विथ, फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर गिव पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉलीहैलोजन मतलब, हाँ मतलब सारे ऑर्थो पैरा भर जाएंगे, समझ रहे हैं क्या? मतलब अगर आप चाहते हो कि एक ही क्लोरीन लगे या एक ही ब्रोमीन लगे तो आप वाटर में नहीं बनाओगे इसको। सुन रहे आपने क्या लिखा अभी कि फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर गिव पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव, जहां पे सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाएगा, मतलब 3 क्लोरीन या 3 ब्रोमीन लगने वाले हैं। समझ रहे? आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट इमेजिन कर पा रहे? ये रहा आपका OH, और कितनी ऑर्थो पैरा पोजीशन कितनी है? 3 है ना। यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, या यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, या यहाँ पे ब्रोमीन। अगर आपने ब्रोमीन वाटर लिया या क्लोरीन वाटर लिया है तो ठीक है, और आप चाहते हो कि सिंगल वाला मिले तो उसके लिए हमको थोड़ा सा रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखे? पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव इन विच ऑल द हाइड्रोजन एटम्स, in which all the hydrogen atoms, in which all the hydrogen atoms,
in which all the hydrogen atoms present at the ortho and para positions are replaced by chlorine or bromine atom. Are replaced by chlorine or bromine atom. Chlorine or bromine atom. रिएक्शन लिखते हैं. फिनॉल ले लेना. ये आपका फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर. ठीक है. OH तो रहेगा ही. यहां का H हटेगा, Br लग जाएगा. यहां का H हटेगा, Br लग जाएगा. यहां का H हटेगा, Br लग जाएगा. ये तो तीनों H निकले हैं ना. ये बचे हुए 3 Br के साथ मिलके क्या बनाएंगे? 3HBr. समझ रहे हैं क्या? तो ये तो आपको पॉली हेलोजन डेरिवेटिव मिल गया. आप चाहते हो कि सिंगल हेलोजन वाला मिले, ऑर्थो पे लगा रहे या सिर्फ पैरा पे लगा रहे. ठीक है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे लाइन लिखेंगे. ये हो गया. रिएक्शन लिखो जल्दी से. ये पोलार सॉल्वेंट हो गया ना. H2 इज अ पोलार सॉल्वेंट, इसलिए ऐसा हुआ है. ठीक है. नीचे लाइन में लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलार सॉल्वेंट्स. In presence of less polar solvents, in presence of less polar solvents such as CS2 carbon disulfide, CS2 carbon disulfide, comma CHCl3, CHCl3. ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म. कार्बन टेट्राक्लोराइड वो CCl4 होता है. CCl4 वो भी ले लो. वो भी आपका एक इनऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट. ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है. सुन रहे ना? ये सब क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है. एक्सेट्रा. लेस पोलर सॉल्वेंट सच एज CS2, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, comma monohalophenols are obtained. Monohalophenols are obtained at low temperatures. At low temperatures. At low temperatures. ठीक है. रिएक्शन लिखोगे क्या? बनाओ. चलो पहले फिनॉल बनाओ. फिनॉल बनाए एट लो टेम्परेचर्स. ठीक है. फिनॉल बना दिए. अब एरो बना दो सीधा और लिख दो Br2 इन CS2. ब्रोमीन इन वाटर नहीं है, अब ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड है. और एरो के नीचे वाले पार्ट में 273 केल्विन लिख देना. टेम्परेचर लो, 0 डिग्री सेल्सियस है ये, है ना? हाँ. तो अब बना लो. दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला. एक बार ऑर्थो में चिपका दो Br को और एक बार पैरा में चिपका दो Br. हो गया? नहीं, अभी तो बात की थी पैरा वाला मेजर होगा. लिख भी लेना. पैरा वाले के नीचे मेजर लिख देना और ऑर्थो वाले के नीचे माइनर, है ना? OH तो वही लगेगा, बस ऑर्थो पे OH के रेस्पेक्ट में तो ऑर्थो पैरा डिफाइन कर रहे हो ना कि अगर यहाँ पे OH लगा है तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, ये दोनों पोजीशन मेटा और ये वाली पोजीशन पैरा. ठीक है. लगा दिए. एक में यहां लगाया हो ना Br, फिर एक में Br यहाँ पे. तो जहां पे ये पैरा वाले में लगाया उसके नीचे मेजर लिख देना ब्रैकेट में और उसके नीचे माइनर. ठीक है. चलिए, सॉल्वेंट के कारण ही हो रहा है जो हो रहा है ना. एक्चुअली देखो क्या होता है पता है आप, ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बनते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ना रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं. समझ रहे हैं क्या? और जब पोलार सॉल्वेंट होगा ना तो जो H निकलने वाला है उसके बाद जो फिनॉक्साइड आयन बचेगा वो और आपके रिंग को एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा पता है? और ज्यादा नेगेटिव चार्जेस चले जाएंगे उन्हीं जगह पर और ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेंगे, इसलिए तीनों जगह भर जाएगी. वही अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो उतना ज्यादा
हाँ, मतलब उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी पूरी रिंग में जैसे कि अभी हो रही है, बिकॉज ऑफ एक पोलर सॉल्वेंट। इसलिए वाटर ना लेकर के अपन क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। और एक चीज और, वो जो ऊपर अपन ने बनाया ना ये वाला, इसके नीचे नाम, इसका नाम भी लिख लो नीचे, क्या नाम होगा इसका? हाँ, 2 4 6। देखो आप नंबर इसको 1 दोगे ना, यही आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो बाकी 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इसके नीचे ना ब्रैकेट में लिख देना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसका क्या बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये पता है एक तरह का टेस्ट भी है फिनॉल का, सुन रहे हैं क्या? फिनॉल का क्या है ये? टेस्ट। लेकिन ना देखो, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आप टेस्ट करके बताओ कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा फिनॉल है। टेस्ट करना है, टेस्ट नहीं करना। ये अपन पी के दिखाएंगे, तो इससे नशा हो रहा है, ये अल्कोहल है ना, इससे नशा नहीं हो रहा तो ये फिनॉल है। समझ लो कि ऐसा नहीं, टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शन से पता चलता है कि क्या यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, कुछ डिफरेंट रिएक्शन होता है। मतलब अल्कोहल ये काम नहीं करेगा। आप अल्कोहल लोगे ना तो आपको व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगा, फिनॉल लोगे तो व्हाइट पीपीटी मिलेगा। किसके साथ? ब्रोमीन इन वाटर के साथ। मतलब ब्रोमीन वाटर अल्कोहल के साथ कुछ नहीं करेगा, बट ब्रोमीन वाटर फिनॉल के साथ व्हाइट पीपीटी दे देगा। तो ये टेस्ट हो गया बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, क्योंकि दिखने में दोनों एक जैसे दिखेंगे, क्लियर सॉल्यूशन। आप कैसे पता करोगे कौन सा अल्कोहल है कौन सा फिनॉल है? अगेन, टेस्ट नहीं करना है, तो अपन को टेस्ट करके देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? ऐसा अभी और भी टेस्ट आएगा। अभी ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में भी आपको डिफरेंस करने बोलेंगे। आपको 3 बीकर दे दिए, एक बीकर में 1 डिग्री अल्कोहल है, दूसरे में 2 डिग्री, तीसरे में 3 डिग्री अल्कोहल है, बताओ किसमें कौन सा है? समझ रहे हैं क्या? तो आपको तीनों के रिएक्शंस करके देखने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ। वो होता है हमारा लुकास रिएजेंट। लुकास पढ़े थे ना अपन, कि लुकास का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग रिएक्शन होते हैं। तो अपन पढ़ेंगे कि कैसे आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करोगे एक दूसरे से बाय सम टेस्ट। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि डिफरेंशिएट अमंग दिस टू कंपाउंड। सब दोनों का डिफरेंस बिटवीन नहीं लिखना है, सब दोनों का कुछ टेस्ट करके बताना है, जिससे अपन लैब में बता सके कि हाँ ये वाले बीकर में ये है, दूसरे वाले बीकर में ये है। देखिए आप लैब में जाओगे तो सब एक जैसे दिखते हैं, सब तो क्लियर सॉल्यूशन दिखते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है, अगर कुछ नेम प्लेट नहीं लिखा होगा उसमें? तो आपको टेस्ट करके समझ में आएगा कि हाँ ये चीज ये है। तो वो प्रेसिपिटेट, कलर चेंजेस, इन सब से पता चलता है हमें। समझ रहे हैं क्या? जैसे अपन एसिड बेस को समझते थे, इंडिकेटर्स होते थे वहां पे एसिड बेस के, इन द सेम वे यहाँ भी इनके इंडिकेटर्स बोल सकते हो, वो सारे इंडिकेटर्स हैं इनके अलग अलग जो टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए हो गया। ये वाईपीपीटी लिख लिया ना, देखिए ये टेस्ट होता है एक तरह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सल्फोनेशन में आ जाइए। बी सल्फोनेशन, बी सल्फोनेशन पहला हो गया हेलोजिनेशन। बी सल्फोनेशन, 5 रिएक्शन लिखना है अपन को एबीसीडी करके। सल्फोनेशन, हाँ हाइफन डाल के लिखेंगे। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, phenol on treatment with concentrated H2SO4, phenol on treatment with concentrated H2SO4 gives a mixture of gives a mixture of gives a mixture of ortho and para isomers, ortho and para isomers. Ortho and para isomers, full stop. At low temperature, at low temperature, at low temperature, ortho isomer is the major product. At low temperatures, ortho isomer is the major product, whereas at high temperature, para isomer is the major product. Para isomer is the major product. यानी किसी भी एक केस में दूसरा माइनर है। हाई टेम्परेचर पे कराओगे तो
पैरा मेजर है और ऑर्थो माइनर हो जाएगा, और लो में कराओगे तो पैरा माइनर है, ऑर्थो मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन ऐसे कुछ लिखना, फिनॉल को बीच में बनाओ, साइड में मत बनाना, बीच में बनाओ, दोनों तरफ रिएक्शन लिखेंगे, समझ रहे हैं क्या? बीच में फिनॉल बना लो, इधर भी एक रिएक्शन लिखेंगे और इधर भी एक, बनाओ जल्दी से फिनॉल बीच में बना लिए। इससे क्या दो रिएक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही में दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले कहा लेफ्ट साइड बना रहे हो, लेफ्ट साइड में बनाओ, लिख लो एट लो कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखो एरो के ऊपर, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और लो टेम्परेचर ले लो, मतलब 288 टू 293 केल्विन, 288 टू 293 केल्विन, और बना दो ऑर्थो वाला। ऑर्थो वाला कैसे बनेगा? यही OH लगाना, ये तो रहेगा ही, और यहां क्या लगा दोगे? SO3H, यही तो था सल्फोनिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में COOH लगता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और SO3H लगा है मतलब सल्फोनिक एसिड। ठीक है, SO3H बन गया। अब राइट साइड वाले में जाओ, राइट साइड वाले में सेम H2SO4 और टेम्परेचर 373 केल्विन ले लेना, और क्या बनाना आपको पता है? पैरा वाला आइसोमर। आइसोमर ही तो है ना ये सारे। ठीक है, पैरा आइसोमर, डन। ठीक है, चलिए थर्ड लिखेंगे, थर्ड नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपका क्या होता है? नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दोनों होते हैं। सल्फोनेशन के लिए सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, बट नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड तो लेंगे ही, बट साथ में कैटलिस्ट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी लेंगे। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें, विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, phenols give, with dilute nitric acid, phenols give mononitrophenols, 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 यानी कि एक बार नाइट्रो ऑर्थो में जाएगा सिर्फ, और दूसरे बार पैरा में जाएगा। क्या लिखे? मोनोनाइट्रोफिनॉल्स। इसका रिएक्शन लिखो, बनाओ फिनॉल, साइड में बनाना फिनॉल को, एरो के ऊपर डाइल्यूट HNO3, बेंजीन सही बना रहे हो ना अभी? साइक्लोहेक्सेन मत बनाना, देखो यहाँ साइक्लोहेक्सेन बनाए ऊपर ये वाले में, शुरू में और आखिरी में भी, है ना? बेंजीन बनाना है ना, या तो रिंग बना दो बीच में, या तो 3 बॉन्ड बनाना, डबल बॉन्ड। ऐसे छोड़ दोगे तो वो साइक्लोहेक्सेन लगेगा, सुन रहे हैं क्या? हाँ, तो क्या लिखे? फिनॉल बना लिए। हाँ, एरो के ऊपर क्या लिख रहे हैं? डाइल्यूट HNO3, और दो बना लो, एक आपका ऑर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला। ठीक है, अब यहाँ पता क्या होता है, ये आपका एक अपन केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर पढ़ते थे क्लास 11th में, उसमें हमने ये वाला कंपाउंड पढ़ा हुआ है, जो अभी आपने बना दिया ना, ये वाला कंपाउंड आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। आपको याद नहीं आ रहा होगा अभी कहाँ पढ़े हैं? किसी को याद आ रहा है कि कहाँ पढ़े हैं? 11th में पढ़े थे ये कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो जो केमिकल बॉन्डिंग में ये वाला फॉर्मूला था, केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ते थे अपन? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर वो वेस्पर थ्योरी था, VBT था, MOT था, है ना? एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी था, है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप की पढ़े थे, नाम तो बता दो, मीनिंग नहीं पूछूंगा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है पहले ये बता दो, बहुत आगे चला गया मैं तो। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड तो अभी अपन पढ़े भी है ना, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी लिखा है। क्यों कृतिका, आप उस दिन पूछ रहे थे ना मेरे से क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, बताओ। टाइप बता रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड में सौ पहले क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? हाँ, ऑक्सीजन के साथ, और देखो हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और छोटे एलिमेंट, जैसे कि अपने से छोटे नहीं, वो तीनों छोटे होते हैं, हाइड्रोजन से छोटे नहीं होते हैं, बट ऐसे छोटे होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ
फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तीनों ही इससे क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दो जो बताया इन्होंने, इंट्रा और इंटर, इंटर में क्या होता है, इंटर में एक H2O दूसरे H2O के साथ इस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, है ना, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और ये और भी चलेगा, सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल में थोड़ा सीमित हो जाएगा, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में इसलिए इंटर, इसलिए क्या बोलेंगे, इंटर। ये हमने एग्जांपल पढ़ा था इंट्रा वाले में, कैसे इंट्रा होगा ध्यान देना, यहाँ पे देखो इसी में O भी है और H भी आजू बाजू, पास पास है ना, अरे है कि नहीं पास, तो इनका बनेगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं है, यही बना लिया बॉन्ड, समझ रहे हो क्या, यही बॉन्ड बना दिया। बट अगर इसको बॉन्ड बनानी है, ये वाला तो ऑर्थो वाला है ना, ये पैरा वाला कैसा होगा, पैरा वाला जल्दी बताओ, ये होगा पैरा वाला, अब ये क्या बना पाएगा, इंट्रा, समझ रहे हो, एक बीकर में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, दूसरे बीकर में पैरा नाइट्रोफिनॉल है, समझ क्या, एक बीकर में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, दूसरे बीकर में पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इस बीकर में जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वहां क्या बन रही होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि आपस में एक मॉलिक्यूल के अंदर ही वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो कुछ नहीं कर रहा है, दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आराम से घूम रहा है, उसको ये वाला अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो इसके साथ बिजी है, समझे क्या। और रही बात पैरा वाले की, तो यहाँ पे दो पैरा नाइट्रोफिनॉल आपस में अट्रैक्टेड है वाया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बना के देखिए कैसे बनेगा, ये रहा आपका दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल, दिख रहा है, ये बनेगी बॉन्डिंग, समझ रहे क्या। अभी क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन ये है कि दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कि पैरानाइट्रोफिनॉल का, सोच के बताना, कुछ भी तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि मैं रीजन भी पूछूंगा, किसका ज्यादा है, किसका, पैरा वाले का, कितने लोग पैरा वाला बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई पैरा वाला, एग्जैक्टली क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है ना, देखो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कब छोड़ेगा, अरे एक सॉलिड को मेल्ट करते हो तो ये अट्रैक्टिव फोर्स तोड़ेगा तब तो लिक्विड बनेगा ना, अभी भी इनके पास अट्रैक्टिव फोर्स है, पर जब लिक्विड को बॉईल करोगे तब ये जो बचा कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है ये तोड़ देगा, अब बन गया वेपर, देखो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जितना ज्यादा ये पहले से अट्रैक्टेड होंगे ना, उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, बॉन्डिंग को कम करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे है इंटर मॉलिक्यूलर, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो अलग करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, यहाँ ये मॉलिक्यूल को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यही बॉन्ड बना लिया है वो हाइड्रोजन वाला इंट्रामोलिक्यूलर, यहाँ इंटरमोलिक्यूलर बना, समझ रहे क्या, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो पहले कौन बॉइल होगा, ये पहला क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पूछा था ना, अब पूछा कौन पहले बॉइल होगा, समझ रहे क्या। तो स्टीम डिस्टिलेशन से हम दोनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं ना अपन को, एक ही बीकर में दोनों बने कि नहीं बने, अरे एक ही बीकर में बने ना दोनों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी यही बनाया, देखो आप बनाओ कॉपी में, वो एक ही बीकर है जहां पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी बना और उसी में ही पैरानाइट्रोफिनॉल भी बना, आप उसको हीट करना चालू कर दो, तो पहले कौन सा स्टीम डिस्टिलेशन होके बाहर आ जाएगा, ये, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करते थे कि दो लिक्विड ले लिए जो मिसिबल है उनको अलग अलग करने के लिए आप बॉइल करोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले पहुंचेगा वो फुर हो जाएगा, दूसरा वाला नीचे रह जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी तक आया ही नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, समझ आएगा क्या। ठीक है, चलो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं अपन, है ना, अभी बस प्रोडक्ट बना के रख दो, उसके बारे में अपन लिखेंगे स्टीम डिस्टिलेशन किसका होगा। हाँ मैं पैरा वाले ही हूँ।